मकड़ी हाथी की सूंड पर चढ़कर वहां काट सकती है जो हिस्सा सबसे नर्म होता है। इन महावतों का काम होता है कि हम इन प्यारे दानवों की रक्षा करें। अब कटाई का मौसम है और हम उतना ही धान बोते हैं जितने की हमें अगले बुआई का मौसम आने तक की जरूरत होती है। कैसे हैं आप? हम लोग हाथियों के गढ़ से हैं। क्या हम यहाँ रात बिता सकते हैं? आइए आइए आइए। सोमाचार्ड सेटापेंट एक टीचर हैं और उसी गांव में पढ़ाते हैं जहां हम जा रहे हैं। आप अपना सामान यहाँ रख दें। ये यहाँ अपने धान की खेती करते हैं और इन्होंने हमें अपने साथ रात बिताने की दावत दी है। सवेरे ये भी हमारे साथ सफर पर निकल पड़ेंगे। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपने धान की खेती कभी नहीं देखी है? बिल्कुल भी नहीं, हमने तो कभी धान तक नहीं देखा है। अच्छा, आप चावल के बारे में इतना ही जानते हैं कि उसे खाया कैसे जाता है ना? टीचर जी को हम सब बड़े अजीब से लग रहे हैं। आजकल धान के खेतों से गुजरते हाथियों के कारवां का मंजर कहाँ देखने को मिलता है, और हाथी की सवारी लड़की कर रही हो ऐसा तो कम ही होता है। आपके क्या हाल है बिटिया? हाथियों की सवारी करने में क्या मजा आता है? हाथी की सवारी में मजा आता है क्योंकि ये इतना बड़ा जानवर है ना, और इसका सर भी बहुत बड़ा है। सर नर्म है क्या? आपको हाथी की सवारी करने किसने सिखाया? मेरे पिता ने। आपको अकेले हाथी की सवारी करने में डर लगता है? हाथी की सवारी में मजा आता है? आपको पसंद है क्या? क्या आपको हाथी से प्यार है? आप अपना प्यार कैसे जताते हैं? आप इसे चूमते हैं क्या? नहीं, प्यार से थपथपाता हूँ। और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी जोर से थपथपाते हैं। अच्छा, जोर से थपथपाते हैं। टीचर जी बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि प्रकृति ने 7 तत्वों की रचना की है। मानव, पशु, पेड़ और धरती, जल, वायु, तथा अग्नि। इन 7 तत्वों को सदा साथ रहना चाहिए। इनमें से एक भी दूसरे के बिना अधूरा है। ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। हर तत्व में एक पावन आत्मा है, पत्थरों में भी। मैं जानती हूँ कि ये सच है। जब मैं जंगल में होती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि पूरा जंगल जैसे एक ही जीव है। प्रकृति द्वारा निर्मित इन 7 तत्वों में से कोई एक किसी दूसरे को ज्यादा हानि पहुंचाता है तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। यहाँ जीवन बेहद सरल है, लेकिन हमारे आसपास की दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर जंगल गायब हो गए तो हम कहाँ जाएंगे? अब हम जंगल के बहुत अंदर हैं। मैं जंगल में इतनी दूर पहले कभी नहीं आई हूँ। ये जंगल की दुनिया है। ठहरो ठहरो, रुको। ये देखो, ये निशान कैसा है? क्या ये बाघ का निशान है? हम तीनों चलकर देखते हैं। बच्चों को हाथी पर से उतरने मत देना। ये बाघ के पैर के निशान हैं, वही है ना? हाँ, बाघ का निशान है। मुझे भी देखना है। नहीं, ठहरो। ये निशान ताजा ताजा है।
बाघ जरूर आसपास ही होगा। वहां भी है, उस तरफ गए होंगे। चलो चलो यहाँ से निकल चलें। चलो चलो उठो। मैं आज रात जंगल में नहीं सोऊंगा। तिरावत को बाघ से डर लगता है। पिताजी, क्या वो सच में बाघ का निशान था? ये बहादुरी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन है तो छोटा सा बच्चा ही ना। बाघ अब भी आसपास हो सकता है। चलो 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 यहाँ से। चलो चलो चलो, हमें जंगल से बाहर निकलना चाहिए। हम आज रात जंगल में नहीं सोएंगे। मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। अगर वो पेड़ पर चढ़ गया तो? अगर वो चढ़ा तो मैं नीचे कूद पड़ूंगा। मैंने आज तक बाघ नहीं देखा है और मैं शायद इससे ज्यादा करीब पहुँचना पसंद भी ना करूँ। हमें डेरा डालने के लिए नदी के किनारे एकदम सही जगह मिल गई है। अब हाथियों को आराम करने देना चाहिए और हमें अपना काम अंधेरा होने से पहले खत्म कर लेना चाहिए। ये हैं केले के पत्ते, जिन्हें बिछाकर हम इन पर सोएंगे। हम पानी उबालने के लिए बांस का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं के कप बनाकर पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हम पत्तों पर खाना खाते हैं। जब काम पूरा हो जाता है तब हम कचरा साफ कर देते हैं। आज रात हम हाथियों को करीब ही रखेंगे ताकि अगर बाघ आए तो हाथी जोर जोर से चिंगाड़ कर हमें आगाह कर सकें। आज बाघ के पैरों के निशान देखकर हम सभी हैरान रह गए थे। मैंने इससे पहले बाघों के निशान कभी नहीं देखे थे, लेकिन टीचर जी के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। जंगल के मुसाफिर कभी भी बाघ शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो बाघ की जगह धारीदार चेहरा कहा करते थे। उनका मानना था कि नाम लेने पर जानवर सामने आ जाता है। एक जमाना था कि पेड़ों की आड़ में बाघों का नजर आ जाना या फिर उन्हें रात में दहाड़ते हुए सुनना इस इलाके में आम बात हुआ करती थी। लेकिन आज बाघ गायब हुए जा रहे हैं और कम ही दिखाई देते हैं। आमतौर पर बाघ इंसानों का शिकार नहीं करते हैं। वो ज्यादातर इंसानों से दूर ही रहना चाहते हैं। अगर जंगल में उनसे आमना सामना हो जाए तो वो अक्सर भाग लिया करते हैं। अगर कोई बाघ इंसान पर हमला करता है तो वो आम बात नहीं होती है। कभी कभी जो दिखता है वो बाघ नहीं होता है। जंगल में प्रेतात्माएं होती हैं जो आपको फांस लेती हैं। अगर कोई किसी किस्म की गलती करता है और जंगल से सफर करता गुजरता है तब उसे बाघ दिखाई देता है। अक्सर वो असली बाघ नहीं बल्कि बाघ के रूप में राक्षस होता है। टीचर जी जंगल के देवताओं की पूजा करके उनसे यहाँ डेरा डालने की आज्ञा लेते हैं और साथ ही बाकी का सफर सुरक्षा के साथ पूरा होने की प्रार्थना भी करते हैं। पारंपरिक रूप से हम अपने हाथियों की नस्ल जंगली हाथियों से आगे बढ़वाते हैं। एक जमाने में हाथी महंगे हुआ करते थे, दौलत की खातिर नहीं बल्कि अपनी उपयोगिता के कारण। सारे जंगली हाथियों में सफेद हाथियों की सबसे ज्यादा मांग हुआ करती थी। वैसे तो उनके और आम हाथियों के रंग में कोई खास फर्क नहीं हुआ करता था, लेकिन उन्हें पावन माना जाता था। बर्मा और थाईलैंड के राजाओं के लिए सफेद हाथी सत्ता और शक्ति का जीता जागता प्रतीक हुआ करते थे।
और उनकी सवारी करने वाले महावतों का खूब सम्मान हुआ करता था। एक जमाने में इस इलाके में भी हाथी पाए जाते थे। टीचर जी ने बताया कि सियाम साम्राज्य हाथियों की शक्ति के बल पर ही उभरा था। हाथी जंगल की सफाई किया करते थे, सामान लाद कर ले जाते थे और युद्ध लड़ा करते थे। बर्मा और थाईलैंड के बीच कई बड़े बड़े युद्ध हुए। महावत अपने हाथियों को रणभूमि में ले जाया करते थे। चारों ओर से रक्षा करने के लिए हर सेनापति के साथ 4 सिपाही हुआ करते थे। सेनापति हाथी पर सवार होकर बड़े बड़े भालों से लड़ा करते थे। हाथी एक दूसरे से भिड़ जाया करते थे, दांतों से दांत मिलाकर। 2 सेनापतियों की लड़ाई के अंजाम से ही युद्ध में हार जीत का फैसला हुआ करता था। मेरी राय तो यह है कि हाथियों को अमन के साथ रहना चाहिए, लड़ाई से दूर। वो जंगली हाथी है क्या? चलो चलकर देखते हैं। आपको अंधेरे से डर नहीं लगता है? हम लोग यही रुके तो क्या होगा? हो सकता है जंगली हाथी चले आएं, क्योंकि वो जिज्ञासा से भरे होते हैं। अगर हम अपने हाथियों को जंगल में खुला छोड़ दें, तो क्या वो इन पालतू हाथियों को नुकसान पहुंचाएंगे? कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। कोई बात नहीं, कल और भी हाथी होंगे और हम उनकी सवारी खुद कर लेंगे। मुझे नींद नहीं आ रही है, शायद इसलिए कि आंखें बंद करते ही लगता है जैसे अलाव के पास बाघ खड़े हों, या फिर कभी कभी लगता है जैसे जंगली हाथी जंगल में दौड़ रहे हों, या फिर इसलिए कि मालूम है कि सवेरा होते ही यहाँ से निकल जाना है। सुबह हो गई है और ये हमारे सफर का 5वां दिन है। अब हम गांव से बहुत ज्यादा दूर नहीं हैं। आज सवेरे हम लोग त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसे नरम करके फिर गूंदो, बहुत पतला होगा तभी मुड़ेगा। मैं त्योहार के लिए मोमबत्तियां बना रही हूँ। ये जंगल में खाली पड़े शहद के छत्ते से जमा किए मोम से बनाई जा रही है। शहद का छत्ता मेहनत, प्रेम और स्नेह का प्रतीक होता है, शुद्धता का प्रतीक होता है। आज रात वहाँ आने वाले परिवार का हर सदस्य अपने साथ एक मोमबत्ती लाएगा। टीरावत के पिता इमली और नमक के गोले बना रहे हैं ताकि हाथियों को इस खास मौके पर कुछ खास खाने को मिले। कुछ चीजें शब्दों में बयां नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि उन्हें बयां करने के लिए शब्द होते ही नहीं हैं। जब आप किसी पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं, तब सिर्फ एक भावना होती है,
वो जगह आपको बड़ी अपनी सी लगती है। मैं जानती हूँ कि एक दिन मैं नॉन बुओंग के साथ इस जगह जरूर लौट के आऊंगी। हम लोग इतनी दूर आ पहुंचे हैं अपने हाथियों के साथ, लेकिन हमारा सफर अभी काफी लंबा है। हम हाथियों के दीवाने लोग हैं और हम आपस में बड़े पुराने बंधन से बंधे हैं। हो सकता है कि समय के साथ महावतों का रिवाज खत्म हो जाए, लेकिन हाथी तो रहेंगे ही। हाथी जानते हैं कि हम उनसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना अपने परिवार से करते हैं। बहाव काफी तेज है, उम्मीद से कहीं ज्यादा। अगर किसी पत्थर पर फिसले तो जान से जाएंगे। नॉन्ग बुओंग संभल संभल कर कदम बढ़ा रही है। वो जानती है कि माई वियोंग उसे कुछ नहीं होने देगी। हमारे पहुंचने की खबर फैल गई है। लोग हमें देखने के लिए आ रहे हैं। हम अपने घर से काफी दूर हैं। नदी पार करके इतनी दूर तक कम ही हाथी आते हैं, इसीलिए लोग हमें देखने आ रहे हैं। टीचर जी भी काफी उत्साहित हैं। गांव में उनका परिवार उनका इंतजार जो कर रहा है। उनके परिवार ने उन्हें महीने भर से देखा नहीं है। डरो मत, ये काटेगा नहीं। वो देखो, हाथी देखो। आप घर जा रहे हैं? जी हाँ। ठीक है, बाय बाय। टाटा करो, टाटा टाटा। बाय बाय। हमने एक दूसरे से विदा ली, लेकिन कुछ ही देर के लिए। हम टीचर जी और उनके परिवार से रात में त्योहार के दौरान फिर मिलेंगे। हमारा सफर पूरा हो चुका है। हम बौद्ध पर्व मनाने के लिए गांव तक समय पर पहुंच गए हैं। आज के दिन हाथियों को आशीर्वाद मिलने का बड़ा महत्व है। आज का आशीर्वाद हमारे लिए भी खुशनसीबी की सौगात लेकर आएगा। भिक्षु हाथियों को बहुत ही पावन मानते हैं और उन्हें बड़े आदर से आशीर्वाद देते हैं। नॉन बुओंग मेरी साथी है और मेरी सबसे अच्छी सहेली है। अगर ये साथ ना होती तो ये सफर पूरा ही ना होता। आज चांद के घटने की पहली रात और बरसात के मौसम के खत्म होने का दिन है। आज के दिन सच्ची श्रद्धा से चढ़ाए गए चढ़ावे खुशहाली के संदेश लाएंगे। मोमबत्ती की लौ हमारी इच्छाओं के संदेश पहुंचाती हैं। हम अपने पूर्वजों के लिए दुआएं करते हैं, अपने परिजनों के लिए दुआ मांगते हैं और उनके लिए भी दुआ करते हैं जो हमारे साथ यहाँ तक नहीं आ पाए। जब मैं अपनी बेटी को देखता हूँ तब अगली पीढ़ी के लिए उम्मीद जगती है। लगता है कि शायद हम अपनी परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे, हम अपनी हाथियों की सभ्यता को जिंदा रख पाएंगे।
मोमबत्तियों की लौ का बुझना इस बात का संकेत होता है कि हमारी दुआएं अपनी मंजिल तक पहुंच गई हैं। सारी रीतियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन ये चरण मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इन कंदीलों को जलाकर हवा में उड़ा दिया जाता है और ये हमारी दुआएं ऊपर आकाश तक पहुंचा देती हैं। मैंने नॉन बोओंग और सभी हाथियों के लिए दुआ की है। दुआ की है कि हमारा साथ कभी न छूटे। मैं नहीं जानती कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतना जानती हूँ कि मुझे इन हाथियों से प्यार है और उस दुनिया से प्यार है जो मैंने इनके साथ देखी है। मेरी बेटी और नोंग बोओंग के लिए ये एक अटूट रिश्ते की शुरुआत है, उस मजबूत रिश्ते की जो जिंदगी भर बना रहेगा, वो रिश्ता जो हाथी और महावत के बीच सदियों से बना रहा है और हमेशा बना रहेगा।